हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जैसा मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर्स में, कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक लेक्चर्स देखे हैं ईएमएफटी के, ठीक है, जो प्रीवियस 5 लेक्चर्स मैंने अभी तक शेयर किया है आपसे, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और डेल ऑपरेटर्स के बारे में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड डेल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ईएमएफटी का लेक्चर जो है वो सीरीज जो है वो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर और केयर किया जाएगा कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग प्रीवियस 5 लेक्चर्स जो है वो पूरा देख चुके हो, क्योंकि अगर आप वो देख चुके हो तो उसी के बेसिस पे ही मैं आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस 5 लेक्चर्स देख चुके हो तो फिर उसके बाद हम लोगों को ये प्रॉब्लम समझने में कंपैरेटिवली इजी होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी को कोई टॉपिक आता हो और वो डायरेक्टली वो लेक्चर देख सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग से ही मुझे फॉलो कर रहे हो तो फिर कंटिन्यू जाते जाओ और कोई भी एक भी लेक्चर जो है वो स्किप ना करो, डायरेक्टली किसी एक लेक्चर में जंप ना करो, आप एक के बाद एक लेक्चर को फॉलो करते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं ले रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। If h vector h equal to x minus y ax cap plus x square plus yz ay cap plus 5yz az cap, we have to evaluate integration h dot dl along the contour of figure, ठीक है। तो ये आपको एक फिगर दिया हुआ है और हमको इंटीग्रेशन निकालना है h dot dl, ठीक है, जहां पे जो dl होता है वो डिफरेंशियल लेंथ है और h जो है ये आपका वेक्टर है, ठीक है। डिफरेंशियल लेंथ का कंसेप्ट हम लोग देखे थे। डिफरेंशियल लेंथ में मैंने एक चीज आपको बोला था कि जब भी हम लोग डिफरेंशियल लेंथ सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा हम लोग उसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव लेते हैं और जो भी उसका एक्चुअल जो साइन होता है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को आज हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे वो इंटीग्रेशन के लिमिट से कंपनसेट हो जाता है और क्यों हमको डिफरेंशियल लेंथ लिखते समय उसके डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमको इंटीग्रेशन h डॉट dl फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो कंटूर है या जो पाथ जिसके अलोंग हमको मूव करना है दैट इज a टू c, ठीक है। वी हैव टू मूव फ्रॉम a टू o, o टू b एंड b टू c, एंड व्हेन वी ऐड दिस path together we will get integration h dot dl along the whole path, ठीक है। this is not a closed loop, ठीक है, this is a simple a path from a to c, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आपका, तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। हमारे पास है हमको a टू c मूव करना है, ठीक है। a टू c मूव करते हुए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, h डॉट dl कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं a टू o में, a टू o h डॉट dl प्लस o टू b h डॉट dl प्लस b टू c h डॉट dl, ठीक है। तो जो कंप्लीट कंटूर है उसको मैं 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो सेगमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3। वी हैव 3 सेगमेंट्स दैट इज a टू o, o टू b एंड b टू c, ठीक है। तो सेगमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉर सेगमेंट 1, ठीक है, सेगमेंट 1 के लिए हमारे पास पाथ क्या है, a टू o मूव कर रहे हैं। तो a टू o जब आप मूव कर रहे हो, देखो एक्चुअली हम लोग इनसाइड द बोर्ड मूव कर रहे हैं। a से o अगर मैं मूव कर रहा हूं, अगर आप इसको देखोगे a से o मूव कर रहा हूं, तो ये जो x एक्सिस दिया हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, इसका मतलब आप निगेटिव x एक्सिस में मूव कर रहे हो। लेकिन क्योंकि हमको dl निकालना है, a से o पे हमको dl निकालना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब उसके साइन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो dl क्या हो जाएगा इस केस में, तो dl विल बी डिफरेंशियल लेंथ सेगमेंट 1 के लिए, क्योंकि वेक्टर h हमको दिया हुआ है, dl बस मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं a से o तक इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। ये हमारा सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है और ये सेगमेंट 3 है, ठीक है। तो dl मुझे लिखना है, तो dl मैं जब मूव कर रहा हूं a से o की तरफ, तो एक्चुअली मैं x एक्सिस में मूव कर रहा हूं, x एक्सिस में स्मॉल लेंथ a टू o मूव कर रहा हूं, तो x एक्सिस के अलोंग लेंथ को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, dx, ठीक है। तो x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है।
अब यूनिट वेक्टर क्या है, तो x के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो ax कैप हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट मैं यानी नेगेटिव साइन मैंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ क्या आ गया, dx ax, और dl जो होता है डिफरेंशियल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है dx और डायरेक्शन है ax, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, a to o मुझे कैलकुलेट करना है, h डॉट dl फॉर a to o, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज x माइनस वाई ax कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड ए वाई कैप प्लस 5yz ए जेड कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ dx ax कैप, ठीक है। अब ax का डॉट प्रोडक्ट ax के साथ क्या होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में क्या होता है, 1 होता है, और ax डॉट ay क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एंड ax और az का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, ओनली x माइनस वाई ax डॉट ax इज 1 एंड वी विल लेफ्ट विथ dx, ठीक है। तो x की लिमिट, अब x की लिमिट क्या है, वी आर मूविंग फ्रॉम a टू o, ठीक है। तो x की वैल्यू a पे कितनी है, 1 है, और o यानी ओरिजिन पे कितनी है, 0 है। तो हियर वी विल पुट x इक्वल टू 1 एंड 1 टू 0, ठीक है। अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करोगे आप, नाउ वी आर मूविंग अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस में y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होगी, x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, तो यहां पे आप y की वैल्यू भी 0 पुट कर सकते हो। इसका मतलब है कि इट विल बिकम x इक्वल टू 1 टू 0 x dx एंड दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय 2 लिमिट फ्रॉम 1 टू 0, अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसके डायरेक्शन को कंसिडर कर रहा होता, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ की डायरेक्शन को कंसिडर कर रहा होता तो मुझे एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए था, dx माइनस ax कैप, ठीक है। तो इस केस में जब आप dx माइनस ax कैप लिखोगे तो यहाँ पे आपका dx माइनस ax कैप आ जाएगा, और dx माइनस ax कैप का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस ऑफ dx, ठीक है। ये माइनस dx ax अगर आप लिखोगे इसकी जगह पे तो ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dx हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से लिखोगे, जब उसकी आप डायरेक्शन को कंसिडर कर चुके हो, तो इंटीग्रेशन के साइन में जो लिमिट्स होगी वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होना चाहिए। तो x की जो लोअर लिमिट है वो क्या है, तो x की लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पे उस केस में x की लोअर लिमिट क्या होगी, 0 होगी, और अपर लिमिट कितनी है, 1 है। तो x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, सो दिस विल बिकम -1/2। तो देखो दोनों से रिजल्ट जो है वो आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के लिमिट से उसके डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर लिए हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मैं लिमिट्स को पुट कर रहा हूँ। अगर मैं a से o मूव कर रहा हूँ तो x की वैल्यू a पे कितनी है वो मैंने पहले लिया है, फिर o पे कितनी है ये मैंने लिया है, और जब मैं उसके डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया हूं तो मैंने इंटीग्रेशन के ओरिजिनल डेफिनेशन को एज इट इज रखा है कि इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट होना चाहिए फिर अपर लिमिट होना चाहिए। तो लोअर लिमिट x की कितनी है, 0 है, और अपर लिमिट कितनी है, 1 है। तो इसी तरीके से पुट किया है, ठीक है। तो आप कोई सा भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो, मैं हमेशा इसी तरीके से फॉलो करूंगा, मैंने उसके डायरेक्शन को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से ही कंपनसेट करूंगा, ठीक है। तो हमारे लिए फर्स्ट का आंसर है -1/2। नाउ फॉर सेगमेंट 2, सेगमेंट 2 की बात करते हैं। तो सेगमेंट 2 में यानी O से B पे, मतलब मैं मूव कर रहा हूं अलोंग द Z एक्सिस, तो अलोंग द Z एक्सिस मूव कर रहा हूं, मतलब इसमें Z एक्सिस पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, ठीक है। तो अलोंग द Z एक्सिस अगर मैं मूव कर रहा हूं तो x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक। अब Z एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा हूं तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगा, dz az कैप, ठीक है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम O टू B h डॉट dl, ठीक है।
अब आपको समझ में आ ही गया है कि डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो बाकी के साथ तो 0 ही होगा, जो सेम डायरेक्शन पे होंगे उन्हीं के साथ आपका 1 आएगा। तो मतलब अगर डिफरेंशियल लेंथ z डायरेक्शन पे है तो मुझे सिर्फ z कंपोनेंट पे ही इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसमें z कंपोनेंट क्या है, देखो 5yz, ठीक है 5yz है और वहां पे y की वैल्यू क्या है 0 है। तो अगर मैं इसको लिखता भी हूं यहाँ पे O to B, ये हो गया आपका 5yz az कैप डॉट प्रोडक्ट विथ dz az कैप, ठीक है। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशंस आने चाहिए थे, तो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है 1 और 2, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं फॉर सेगमेंट 3। अब देखो सेगमेंट 3 की बात करते हैं तो देखो ये इस तरीके से एक लाइन है B से C तक। तो डिफरेंशियल लेंथ जब हम लोग B से C निकालते हैं तो B से C तक जाने के लिए मैं किस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, पहले B से O जा सकता हूं, फिर O से C जा सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से सोच सकते हैं अगर मुझे B से C तक जाना है तो या तो मैं B से O जाऊं और O से C जाऊं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं B से O जाता हूं मतलब Z डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है। B से अगर मैं O जाता हूं तो Z डायरेक्शन में मूव करूंगा और O से C जाऊंगा तो कौन से डायरेक्शन में मूव करूंगा, Y डायरेक्शन में मूव करूंगा। इसका मतलब है जो डिफरेंशियल लेंथ होगा वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, dy ay और dz az का, ठीक है। क्योंकि जब मैं B से O जा रहा हूं तो मैं Z डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, जब मैं O से C जा रहा हूं तो मैं Y डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब यहां पे Y और Z के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो यहां पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहां पे इस लाइन के बारे में देखते हैं। ये जो लाइन आपका बना है B से C, ये जो पाथ है इसमें ये Z एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन में लिखूंगा तो Y और Z के बीच में मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन लिखता हूं तो मुझे पता है कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी स्लोप, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गया, और x माइनस x1। ये अगर आपके पास दो लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब 2 पॉइंट्स हैं तो उस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस क्या है यहाँ पे, तो ये z है, y1 मैं किसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, तो y1 कितना है यहाँ पे 1 है, y2 मतलब 0, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया -1, x2 माइनस x1 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 हो गया, x क्या है y एक्सिस माइनस x1 कितना है 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया z इक्वल टू माइनस y/2 प्लस 1, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो ये yz प्लेन है तो yz के अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dz कितना हो जाएगा -dy/2, ठीक है। तो x और y के बीच का रिलेशन मिल गया और dz और dy के बीच का रिलेशन मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरे पास दो अलग अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर आ रहे थे dy एंड dz, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ किसी भी एक फॉर्म में। लाइक मैं सपोज करो इसको चेंज कर लेता हूं y के फॉर्म में, तो dy ay एज इट इज रख देते हैं और dz को dy के टर्म में लिख लेते हैं, तो dz इक्वल टू माइनस dy/2, तो यहां पे कितना आ गया माइनस dy/az, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास dl और रिलेशन है हमारे पास z इक्वल टू 1 माइनस y/2, ठीक है। अब यहां पे आते हैं h डॉट dl पे, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू c h डॉट dl, ठीक है। h कितना है, अब यहां पे देखो h डॉट dl करेंगे, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, x माइनस y ax कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस yz ay कैप प्लस 5yz az कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विथ dl इज dy ay माइनस dy/2 az, ठीक है। तो ay का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है।
तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड मिलेगा और ए वाई और ए वाई का डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, डी वाई, ठीक है। फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा जेड का जेड के साथ, तो कितना आ जाएगा -5 वाई जेड डिवाइड बाई 2, ठीक है, और डी वाई। क्लियर। नाउ अब इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे yz प्लेन है, ये yz प्लेन मतलब जो पाथ हम लोग लिए हैं b से c, उसमें x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। x इज 0 इन yz प्लेन और along the path b to c, ठीक है। तो y और z की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस वाई बाई 2, 1 माइनस वाई बाई 2 डी वाई। अब y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, अब देखो यहाँ पे y की लिमिट कहां से कहां तक है, y का रेंज है 0 से लेके 2 तक। देखो आप यहाँ पे ये गलती नहीं करना कि यहां से यहां तक जा रहे हो तो y का रेंज क्या हो जाएगा, आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ 0 से 2 हो रहा है, ठीक है। y अगर आप देख सकते हो यहाँ से, ये गलती से आप 1 से 0 मत ले लेना, ठीक है। y कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, तो हमेशा हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो आप बाय मिस्टेक इसमें जल्दबाजी में y को 1 से 0 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो कि ये जो प्लेन है, ये जो आपका yz प्लेन है, तो yz प्लेन है मतलब ये जो है वो y की लिमिट है 0 और ये जो है वो y की लिमिट है 2, तो y इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो y इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और 2 है, 0 से 2 तक, माइनस ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेम y इक्वल टू 0 से 2 तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 5/2 है y और z की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस वाई बाई 2 डी वाई, ठीक है। अब अगर इन दोनों में देखते हैं तो हमारे पास ये 1 पूरा इंटीग्रेशन जो है वो कॉमन निकल रहा है, ठीक है। y इक्वल टू 0 to 2 y 1 माइनस वाई बाई 2 डी वाई, ये कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ से 5/2 बच गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया सॉल्व होके, -3/2 आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y² 2 माइनस ये y² है तो y³ 3 और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो 6 हो जाएगा, 0 to 2, ठीक। तो -3/2 लिमिट पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 8/6 मतलब 4/3, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 8/6 आ जाएगा। अब ये आ गया आपका 2/3 कैंसिल होके मतलब कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो ये -1 आ गया। नाउ लेट अस राइट इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आया था सेगमेंट ए से ओ तक, इक्वेशन नंबर 2 आया था आपका सेगमेंट ओ से बी तक, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 जो आया है वो आया है सेगमेंट बी से सी तक। तो अब इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको along द कंटूर h.dl मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, h.dl, तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट में क्या आया इक्वेशन नंबर 1 से -1/2, तो इंटीग्रेशन h.dl इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 -1/2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इट इज 0, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इट इज -1, so the overall result is -3/2, ठीक है, -3/2 और -1.5, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी h.dl की वो कितनी आ जाएगी, -1.5, ठीक है। तो इसका रिजल्ट है -1.5। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी कंटूर में पूछ रहा है तो आप डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके हर पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए h.dl या वेक्टर का अलोंग द लेंथ कैलकुलेट कर लो और उसके बाद सभी को ऐड कर दो। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ डाइवर्जेंस वेक्टर d इक्वल टू 2 रो z² एरो कैप प्लस रो cos² phi az कैप, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस d.ds over the region defined by rho varying from 0 to 5, z varying from -1 to 1 and phi varying from 0 to 2 pi, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम जो है ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ दिया हुआ है कि एक सरफेस है, सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रीजन जिसमें आपका रो, फाई और जेड की वैल्यू दी हुई है। तो रो, फाई और जेड अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं एक सिलेंड्रिकल शेप इजीली ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मैंने सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ किया है, एक्स वाई जेड एक्सिस लेके, इसमें मैंने रो कंसिडर किया, यहाँ पे ये रो की वैल्यू है, ठीक है, रो इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 5, तो यहाँ पे ये रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। z इज वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, तो ये इसकी हाइट हो गई, ये आपका सेंटर ओरिजिन हो गया, ठीक है। और 5 वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, ये सर्कल बनाने के लिए हमको 5 0 से 2 पाई चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन जो है गेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं अभी प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग देखे उसमें हम लोग देखे थे H.dl, तो क्लोज लूप था। अब यहाँ पे क्या है, मतलब वहां पे एक लूप था और यहाँ पे क्या है, सरफेस है। तो अब हमको क्या चाहिए, डिफरेंशियल सरफेस चाहिए। तो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें डिफरेंशियल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखे थे। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशियल सरफेस कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करने के लिए, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिलेंडर की बात करता हूं, तो अगर इस तरीके से मैं एक बॉटल कंसिडर करता हूं, तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसके टोटल 3 सरफेस होंगे, ठीक है। एक ये टॉप सरफेस होगा, एक ये बॉटम सरफेस होगा और ये कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस जो ये पूरे बॉटल के सरफेस को कवर कर रहा है, ये पूरे लेंथ वाइज एंड ये कर्व पोर्शन, ठीक है। तो 3 सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, कोई भी सिलेंडर को 3 सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, अगर मैं इसको टॉप सरफेस, इसको मैं टॉप सरफेस बोलता हूं, मान लो ये आपका टॉप सरफेस है, ठीक है, दिस इज टॉप सरफेस, ठीक, और दिस इज बॉटम सरफेस, ठीक, और कर्व सरफेस। अब ये कर्व पोर्शन ये वाला, तो इस कर्व पोर्शन को मैं इस तरीके से डिनोट कर लेता हूं यहां पे, ये जो कर्व सरफेस, ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से, हर सरफेस का डायरेक्शन होता है। सरफेस का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो टॉप सरफेस की बात करते हैं पहले। तो टॉप सरफेस, अब क्योंकि ये सरफेस है तो टॉप सरफेस पे मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशियल सरफेस चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंशियल सरफेस क्या होगा, तो इस टॉप सरफेस में इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। टॉप सरफेस के केस में अगर ये आपका सरफेस है और इस तरफ आपका पूरा कंप्लीट सॉलिड मटेरियल है, तो इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, एंड मूविंग परपेंडिकुलर एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। तो इस टॉप सरफेस पे z कौन सा डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव z, ठीक है। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, az, ठीक है। तो z के डायरेक्शन पे मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशियल सरफेस चाहिए। तो z के डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है, तो अब आप इस सरफेस को देखोगे तो इस सरफेस में मतलब सरफेस का एरिया होता है, तो एरिया निकालने के लिए आपको कौन कौन सी 2 चीजें जो है वो जो चेंज हो रही है, ठीक है। इस सरफेस में कौन कौन सी 2 चीजें चेंज हो रही है, तो पहले तो आपको यहां से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर से लेके सरफेस तक आओगे, इसका मतलब रेडियस चेंज हो रहा है 0 से 5 तक। उसके बाद जब आप ये कर्व पोर्शन में घूमोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई चेंज होगा। मतलब इस पर्टिकुलर सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर सरफेस में 2 चीजें जो है वो चेंज हो रही है, वेरिएबल है। एक तो आपका रेडियस चेंज हो रहा है और दूसरा इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो जब आपका रेडियस और एंगल चेंज होगा तो हमको डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मिलता है, z डायरेक्शन में, ठीक है। तो z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल सरफेस यूनिट वेक्टर तो z डायरेक्शन में az हो जाएगा। नाउ क्या क्या चीजें वेरिएबल है, तो फाई एंगल वेरिएबल है, तो एंगल वेरिएबल होगा, तो एंगल लिखने के लिए हमको आर्क लिखना पड़ता है, तो आर्क क्या होता है, रो डी फाई, ठीक है। और एक चीज और क्या वेरिएबल है, रेडियस, तो ये हो गया डी रो, तो ये क्या निकल गया, इसका एरिया, तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल सरफेस, ठीक है। तो डिफरेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ z, ये हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो पहले आपको z के डायरेक्शन में निकालना है, ये आपको पता चल जाएगा, तो आप z के डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस लिख सकते हो फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब ये आपको मिल गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट d डॉट ds, तो ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन है, राइट। तो सरफेस इंटीग्रेशन है तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है, अभी देखो ये किस डायरेक्शन में है, z के डायरेक्शन में है,
तो z के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो z के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो सिर्फ z कंपोनेंट मिलेगा, मतलब क्या मिल जाएगा, ओनली रो कॉस स्क्वायर फाई, और बाकी कंपोनेंट क्या है, रो डी फाई। ठीक है, यहाँ पे रो की लिमिट क्या है 0 to 5, फाई की लिमिट क्या है 0 to 2 पाई। ठीक है, तो रो इंटू रो, ये आपके पास आ गया रो स्क्वायर डी फाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 फाई बाय 2। ठीक है, डी फाई। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फाई की 0 to 2 पाई, रो की 0 to 5, यहाँ पे डी रो। ठीक है, रो स्क्वायर डी रो, ये आ गया आपका रो क्यूब बाय 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 5, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाई की लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 2 पाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और डिवाइड बाय 2 भी है, प्लस साइन 2 फाई डिवाइड बाय 4, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 to 2 पाई। अब ये साइन है तो ओवर द साइकिल कोसाइन या साइन का इंटीग्रेशन 0 होता है, 2 पाई रखोगे तो 4 पाई आएगा, 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो इस टर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो टर्म 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई माइनस 0 मतलब 2 पाई, और 2 कैंसिल हो गया, मतलब पाई बच गया, और यहाँ से कितना आ गया 5 to the power 3, मतलब 5 to the power 3 कितना हो गया 125, और 125 बाई 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 125 पाई बाय 3 आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका सेगमेंट, ये आपका टॉप सरफेस हो गया। अब टॉप सरफेस के बाद बॉटम सरफेस की बात करते हैं। तो बॉटम सरफेस में डिफरेंशियल सरफेस, तो बॉटम सरफेस के लिए डिफरेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, तो बॉटम सरफेस में आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बॉटम सरफेस है आपका, यहाँ पे अगर मैं कोई डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूँ तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस AZ होगा। ठीक है, ये जो बॉटम सरफेस होगा इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब माइनस Z डायरेक्शन में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस Z होगा। और ये भी आपका क्या है, सेम टॉप सरफेस में जो चीज वेरी हो रही थी वही आपका बॉटम सरफेस में भी वेरी होगा, क्योंकि बॉटम सरफेस में मतलब इसमें भी रेडियस चेंज होगा और क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। तो सिर्फ आपका डायरेक्शन जो है वो माइनस AZ हो रहा है, बाकी इसका जो एरिया आने वाला, डिफरेंशियल सरफेस जो आने वाला था वो सेम आएगा, रो डी फाई एंड डी रो। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। तो इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस d डॉट ds कितना आ जाएगा, ये रो कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये आ गया रो डी फाई और माइनस साइन। ठीक है, z का जो ये माइनस AZ है वहां पे AZ दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई और रो की वैल्यू 0 to पाई। ठीक है, तो दोनों का इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा, बस इसमें क्या है, माइनस साइन का फर्क है, तो ये कितना आ जाएगा -125 पाई बाय 3। ठीक है, ये आ गया आपका बॉटम सरफेस के लिए। अब आते हैं हम लोग कर्व सरफेस की बात करते हैं। तो फॉर कर्व सरफेस, अब आप देखोगे कि कर्व सरफेस में हमारे पास कौन सी चीजें वेरी कर रही है। ठीक है, तो कर्व सरफेस में आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें वेरी कर रही है। तो देखो कर्व सरफेस मतलब आप सरफेस की बात कर रहे हो ना, तो पहले तो आपको इस सरफेस तक आने के लिए सेंटर से रेडियस जो भी उसका मैक्सिमम रेडियस है वहां तक आना पड़ेगा। तो इसका रेडियस कितना है, 5 है। तो इस पोर्शन में, इस बॉटल में आप कहीं पे भी अगर आप सरफेस पे वेरी कर रहे हो, इसका मतलब वहां पे रेडियस कितना है, 5 है, मतलब रो जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर है, आप सेंटर से किस तरफ आ रहे हो, सरफेस की तरफ आ रहे हो, मतलब जो रो है वो आपका फिक्स हो चुका है 5 में, तभी आप इसके कर्व पोर्शन पे मूव करोगे। ठीक है, तो इस कर्व पोर्शन पे आने के लिए मुझे इस सेंटर से 5 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इस सरफेस पे कहीं पे भी मूव करूंगा तो रो की वैल्यू जो है वो 5 ही रहने वाली है। ठीक है, अब तो चेंज क्या होने वाला है, तो जब मैं मूव करूंगा चारों तरफ तो मेरा 5 वेरी होगा। ठीक है, और जब मैं इस डिस्टेंस को कवर करने जाऊंगा तो z वेरी होगा। जैसे मैं इस तरफ डाउनवर्ड जाऊंगा तो z जो है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरफ से कर्व करता हूं तो मेरा फाई चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज फिक्स है वो है रो, और आपका जो चीज वेरी हो रहा है पैरामीटर वो है फाई एंड z।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो डिफरेंशियल सरफेस लिखना है वो लिखना है रो के डायरेक्शन में, ठीक है, और रो के डायरेक्शन में फाई और जेड, तो यहां पे क्या आ जाएगा रो डी फाई एंड डी जेड, ठीक है। डिफरेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ रो इज रो डी फाई डी जेड एरो कैप। अब एरो कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर मिल रहा है, तो जब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा डिफरेंशियल सरफेस डी डॉट डी एस, तो मुझे सिर्फ इंटरेस्ट होगा कौन से कंपोनेंट पे, रो कंपोनेंट पे, क्योंकि रो के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, बाकी के साथ तो 0 आएगा। तो इसमें रो कंपोनेंट है क्या, तो यस यहाँ पे रो कंपोनेंट है, दैट इज 2 रो जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 2 रो जेड स्क्वायर के साथ ये डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, रो डी फाई और डी जेड का, और एरो डॉट एरो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 2 पैरामीटर है, मतलब ये सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब लिमिट्स क्या क्या है इसमें, तो फाई की लिमिट तो सेम 0 से 2 पाई, और z की लिमिट क्या हो जाएगी -1 to 1, ठीक है। और रो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो रो इज फिक्स्ड एट 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन d डॉट डी एस ओवर द सरफेस, ये आ जाएगा आपके पास रो स्क्वायर है, तो रो स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 2 भी है तो ये आपका मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फाई एक ही टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन फाई 0 से 2 पाई, ठीक है। अब z है, तो z स्क्वायर है यहाँ पे, तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3, लिमिट फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। नाउ 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100 पाई, ठीक है, तो ये आ गया 100 पाई, ठीक। यहाँ पे 1/3 आ जाएगा और माइनस ऑफ -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/3, तो ये कितना आ गया 200 पाई/3, ठीक है। तो ये आपका तीनों सरफेस का सेपरेट एनालिसिस हो गया। हमको निकालना क्या था, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस d डॉट डी एस। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप सरफेस प्लस बॉटम सरफेस प्लस कर्व सरफेस, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को, इस क्लोज इंटीग्रेशन को मैं इस तरीके से 3 पार्ट में ब्रेक किया हूं और d डॉट डी एस निकाला हूं, ठीक है। तो d डॉट डी एस निकाले तो ये कितना आया था आपका, टॉप के लिए 125 पाई/3, बॉटम के लिए -125 पाई/3, कर्व के लिए 200 पाई/3, ठीक है। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया और रिजल्ट कितना आ गया 200 पाई/3, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 200 पाई/3। नाउ सेकेंड जो आप चीज जो सोच सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट भी होगा, वो ये हो सकता है कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, तो अगर क्लोज सरफेस है तो क्या मैं इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो आंसर है यस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस d डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। ये होता है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये होता है dv। अब हमको निकालना क्या पड़ेगा, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे डाइवर्जेंस ऑफ d कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ d कैलकुलेट करते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ d, 1/रो डेल रो, रो इंटू रो कंपोनेंट ऑफ d, ठीक है, प्लस 1/रो डेल फाई कंपोनेंट ऑफ d प्लस डेल डी जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। हमारे पास सिर्फ रो और z कंपोनेंट है, रो कंपोनेंट क्या है आपके पास 2 रो z स्क्वायर, ठीक है, 2 रो z स्क्वायर, और ऑलरेडी रो था तो ये रो स्क्वायर हो गया, प्लस फाई कंपोनेंट तो है ही नहीं 0, z कंपोनेंट हमारे पास रो कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे z के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 4 रो आ जाएगा, और रो कैंसिल मतलब कितना आ गया 4z स्क्वायर, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ d कितना आ गया
4z square. Now we have to calculate integration over the volume. So let's calculate integration over the volume. dv equal to 4z square. और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है? रो डी रो डी फाई डी जेड. ठीक है, तो इसमें आपका रो का इंटीग्रेशन हो गया रो स्क्वायर बाय 2. ये ओवर द वॉल्यूम है. सबकी लिमिट आपको पता है 0 से 5. ठीक है, 5 की लिमिट आपको पता है 0 to 2 पाई. z की लिमिट आपको पता है z क्यूब बाय 3 हो जाएगा और लिमिट क्या है -1 to 1. ठीक है, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है 4. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25/2 इंटू 2 पाई इंटू 2/3 इंटू 4. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. ये कितना आ गया 25 इंटू 2 50 पाई, 50 पाई इंटू 4 200. सो 200 पाई अपॉन 3. तो यहां से भी आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 200 पाई अपॉन 3 आ रहा है. और यहाँ पे भी आपको रिजल्ट कितना मिल रहा था 200 पाई अपॉन 3 मिल रहा था. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम भी लगा सकते हो. और आप देख रहे हो कि डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने से मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जा रहा है. ठीक है, जब मैं इस तरीके से डिफरेंट सरफेस में ले रहा हूं तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा है. ठीक है, तो आपको देखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला या कौन सा थ्योरम अप्लाई करके शॉर्ट में कैलकुलेशन कर सकते हो और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. एज्यूम द वेक्टर a ax 3x स्क्वायर y क्यूब माइनस ay x क्यूब y स्क्वायर. फाइंड इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप. लूप वाला हम लोग क्वेश्चन और भी कर चुके हैं, बस इस बार आपका क्लोज लूप है. तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप a डॉट dl अराउंड द ट्रायंगुलर कंटूर शोन इन फिगर. ठीक है, तो एक बेसिक से क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूं यहाँ पे. अब आपको यहाँ पे एक क्लोज लूप फॉर्म किया है. तो क्लोज लूप फॉर्म किया है तो हम लोग यहाँ पे a से b मूव कर सकते हैं, b से c और c से a. ठीक है, तो इसको मैं 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया हूं आपका a to b, b to c एंड c to a. ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया. अब ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप a डॉट dl, दिस इज डिवाइडेड इन द फॉर्म a to b प्लस इंटीग्रेशन b to c प्लस इंटीग्रेशन c to a. ये आपका क्लोज लूप बन गया एंड a डॉट dl. ठीक है, तो फॉर सेगमेंट 1, तो फॉर सेगमेंट 1, अब सेगमेंट 1 की बात करते हैं. तो सेगमेंट 1 में अगेन ये जो पाथ हम लोग मूव कर रहे हैं a से b तक जाने के लिए मेरे को 2 डायरेक्शन में मूव करना पड़ सकता है. एक a से c जाऊंगा और c से b जाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट में जाऊंगा तो उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं. तो डायरेक्ट यहाँ पे तो हम लोग कंपोनेंट्स लिखने देखे नहीं है अभी. ठीक है, तो ये डिफरेंशियल लेंथ है. a से b जब जा रहे हैं तो a से b जाने के लिए मुझे a से c जाना पड़ेगा और c से b जाना पड़ेगा. इसका मतलब है कि मुझे 2 डायरेक्शन में वेरी करना पड़ेगा, एक x डायरेक्शन में और एक बार y डायरेक्शन में. जब मैं a से c जाऊंगा तो x डायरेक्शन पे और c से जब b जाऊंगा तो y डायरेक्शन में. इसका मतलब है कि डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगा dx ax प्लस dy ay. ठीक है, अब a से b में x और y के बीच में रिलेशन. ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से कोई लीनियर लाइन दिख रहा है इसका मतलब वहां पे आपके पास दोनों पैरामीटर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा और उसी रिलेशन का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं. तो यहाँ पे a से b तक का जो रिलेशन है, देखो आप यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 है, ये डिस्टेंस जो ये भी 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली ये कौन सा एक लीनियर कर्व है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2,2 है. ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिखता हूं तो y माइनस y1. ठीक है, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1. ठीक है, तो y क्या हो गया, y एक्सिस यहाँ पे y इटसेल्फ है, y1 कितना हो गया -1 हो गया, y2 माइनस y1 और 2 माइनस 1 ये भी 1 हो गया, x2 माइनस x1 करेंगे 2 माइनस 1 ये भी कितना हो गया 1 हो गया, x माइनस x1 तो x एक्सिस हो गया और x1 कितना है ये भी 1 है. तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ गया x आ गया. ठीक है, एक लीनियर कर्व है y इक्वल टू mx, इसमें इंटरसेक्शन विद y एक्सिस 0 है तो y इक्वल टू mx प्लस c भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे. ठीक है, स्लोप 1 है, सो dy इक्वल टू dx आ जाएगा. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको मिल गया. तो dy इक्वल टू dx पुट करेंगे तो यहाँ पे dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी dx ax प्लस dx ay. ठीक है,
अब आपको सेगमेंट 1 मतलब ए से बी के लिए क्या निकालना है, ए डॉट डी एल निकालना है। तो सेगमेंट 1 के लिए ए से बी के लिए ए डॉट डी एल कितना हो जाएगा, तो x यहाँ पे इंटीग्रेशन ए कितना हो जाएगा, ए एक्स कैप 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस ए वाई कैप एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डीएल के साथ। तो डीएल क्या है आपके पास, dx ax कैप प्लस dx ay कैप। ठीक है, एंड y इक्वल टू क्या है, x है, तो यहाँ पे सबको x में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा x में कन्वर्ट हो गया, तो कितना आ गया, 3x टू द पावर 5 ax कैप माइनस x टू द पावर 5 ay कैप। ठीक है, ये पूरा आ गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, dx ax प्लस dx ay। ठीक है, और ये पूरा इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा कितना आ जाएगा, 3x टू द पावर 5 dx। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 0 हो जाएगा, और ay का ax के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा ये भी 0 हो जाएगा, और ay का ay के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन कितना, x टू द पावर 5 dx। ठीक है, क्लियर है ये। अब x की लिमिट कहां से कहां तक है, तो x की लिमिट है आपकी 1 से 2 तक। ठीक है, x की लिमिट है आपके पास 1 से 2 तक, और ये पूरा सॉल्व भी हो जाएगा ना, 3x टू द पावर 5 है, यहाँ पे माइनस x टू द पावर 5 है, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 2x टू द पावर 5। तो ये पूरा आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से, x की लिमिट 1 to 5 2x टू द पावर 5 dx। तो दिस इज 2 into x to the power 6 divided by 6, लिमिट फ्रॉम 1 to 2 है ना, सॉरी 1 to 2 है, दिस इज 1 to 2। तो 2 to the power 6 कितना, 64। ठीक है, 64 माइनस 1 कितना, 63 और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 21। ठीक है, 21 आ गया। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर बी टू सी यानी सेगमेंट 2। फॉर सेगमेंट 2 डीएल इज, सेगमेंट 2 में जो डीएल है वो हम लोग बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं मतलब वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वाई ए वाई कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी ए डॉट डी एल निकालना है। तो अब आपको पता है कि y के डायरेक्शन में क्या है, माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे y का लिमिट क्या है, तो y की लिमिट है आपकी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब हम लोग b से c जा रहे हैं तो y इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, b से c जा रहे हैं तो y इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 1, तो y इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 1। क्लियर, और x की वैल्यू कितनी है, जब इस लाइन पे आप हो, इस लाइन पे, इस पूरे लाइन पे b से c पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, दैट इज कांस्टेंट। b से c पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 रहेगी। यहाँ पे निकालोगे तो भी x की वैल्यू 2, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2, बस चेंज क्या हो रहा है, y हो रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पे, एट x इक्वल टू 2। तो 2 टू द पावर 3 8 हो गया, तो माइनस 8 आपके पास बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो y क्यूब बाय 3 आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, तो ये माइनस 8/3 और ये 1 माइनस 2 टू द पावर 3, 8 कितना हो गया, 56/3। ठीक है, माइनस 7 हो गया, 7 माइनस 7 इंटू माइनस 8 56/3। तो ये अब आपको मिल गया सेकेंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है फॉर सेगमेंट 3। फॉर सेगमेंट 3 वी आर मूविंग फ्रॉम C to A। ठीक है, सेगमेंट 3 में वी आर मूविंग फ्रॉम C to A। C to A मतलब x डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, तो x डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंशियल लेंथ वुड बी dx ax कैप, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 है और dx ax है। अब हमारे पास x की डायरेक्शन में मिला है तो हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन x कंपोनेंट। तो C to A डॉट dl ये कितना आ जाएगा,
ठीक है। x की लिमिट कहां से कहां तक आएगी यहाँ पे 2 to 1, ठीक है। x इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 1 और x कंपोनेंट में वी आर इंटरेस्टेड जहां पे y की वैल्यू 1 है तो 3x स्क्वायर y क्यूब, तो y की वैल्यू 1 है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट फ्रॉम 2 to 1, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 1 माइनस 8 तो -7 आ गया, ठीक है। फिर हमको क्या कैलकुलेट करना था, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप a डॉट dl, ठीक है। हमारे पास तीनों सेगमेंट्स के रिजल्ट है। फर्स्ट सेगमेंट का रिजल्ट है आपके पास 21, सेकेंड सेगमेंट का रिजल्ट है 56/3 और थर्ड सेगमेंट का रिजल्ट है आपके पास -7, तो ये हो गया 21 - 7 14 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 98 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप a डॉट dl आप कैलकुलेट कर चुके हो, आपको आंसर भी मिल चुका है, लेकिन आपके मन में ये भी आ सकता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप है तो आप यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। यस, स्टोक्स थ्योरम, जहां पे हमारे पास क्लोज लूप और सरफेस इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम वी हैव इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप a डॉट dl, दिस इज इक्वल टू surface integration of curl of that vector dot product with differential surface. So we have to calculate curl of vector A. This is ax cap, ay cap, az cap, del upon del x, del upon del y and del upon del z, ठीक है। x कंपोनेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग निकाले थे 3x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। x कंपोनेंट है आपके पास 3x स्क्वायर वाई क्यूब और y कंपोनेंट है -x क्यूब वाई स्क्वायर और z कंपोनेंट तो है 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो ax के साथ क्या आ जाएगा, ax के साथ डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 0 डेल अपॉन डेल z ऑफ दिस, तो टोटल टर्म कितना आ गया 0 माइनस ay के साथ क्या आ जाएगा, डेल अपॉन ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0 0 हो गया, डेल अपॉन डेल z ऑफ दिस टर्म ये भी 0 हो गया, प्लस z कंपोनेंट डेल अपॉन डेल x ऑफ दिस टर्म, तो कितना आ गया -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल y ऑफ दिस टर्म, तो डेल अपॉन डेल y ऑफ दिस टर्म मतलब 3 × 3 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर az कैप, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है डॉट ds, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ a डॉट ds और कर्ल ऑफ a हम लोग निकाले हैं -12x स्क्वायर वाई स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट विद ds, ठीक है। ये सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है आपका, ठीक। अब ds का डायरेक्शन क्या होगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सरफेस का जो डायरेक्शन है ये आप डिसाइड कर सकते हो फ्रॉम दिस लूप। अब देखो इस लूप के डायरेक्शन को अगर हम लोग प्रॉपरली नोटिस करेंगे तो ये लूप का डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है, ए से बी, बी से सी और सी से ए की तरफ। तो इस तरीके से ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो जब ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है तो जो थंब है वो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, ठीक है। जो थंब इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस पे ध्यान देंगे तो x से जब मैं y की तरफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में x से y की तरफ फिंगर को जब मैं कर्ल कर रहा हूं तो z जो आएगा वो आउटसाइड द बोर्ड आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने डिस्कस किया था, x to y अगर हम लोग इसको फिंगर को कर्ल करते हैं तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करता है वो पॉजिटिव z होता है, तो ये आपका पॉजिटिव z है। पॉजिटिव z आउटसाइड द बोर्ड है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल सरफेस है उसका जो डायरेक्शन है इस लूप के अकॉर्डिंग किस तरफ जा रहा है, इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। तो इनसाइड द बोर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा -az हो जाएगा। और ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है x और y, तो z के डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है dx dy az कैप, और यहाँ पे z कौन सा डायरेक्शन है निगेटिव, तो डिफरेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा dx dy az कैप, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास az था, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये कितना आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy, ठीक है।
अब यहाँ पे x की लिमिट और y की लिमिट क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंशियल सरफेस में यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेता हूँ, ये स्ट्रिप मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये स्ट्रिप जो है यहाँ पे इस स्ट्रिप के बॉटम एंड पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, ये लाइन कौन सा लाइन है, y इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पे जब y की वैल्यू कितने बोलेंगे, x, और इस स्ट्रिप को जब मैं C से A तक कंप्लीट मूव कराऊंगा तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो C पे इसकी लिमिट कितनी है, 2 है, और यहाँ पे लिमिट कितनी है, 1 है। तो इसको पूरा कवर करेंगे 1 से 2 तक, और y को वेरी करेंगे कहां से कहां तक, 1 टू x तक, तब ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रिप मैंने सेलेक्ट किया जहां पे y इक्वल टू 1 है, और ये स्ट्रिप को मैं यहां से y इक्वल टू 1 से इस लाइन पे ड्रॉ किया हूं, तो इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है, तो वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, और वो चेंज किस तरीके से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू x, तो इसीलिए y की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 टू x। नाउ इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए वी हैव टू मूव फ्रॉम 1 टू 2, x की वैल्यू 1 से 2 एंड y इक्वल टू 1 टू x अगर मूव करेंगे तो ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो लिमिट आएगी वो y की लिमिट होगी 1 टू x और x की लिमिट होगी 1 टू 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपके पास 12 इंटीग्रेशन x स्क्वायर, जहां पे x की लिमिट है 1 से 2 तक, और इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा y क्यूब बाय 3, ठीक है, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 1 टू x तक, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, तो वी विल गेट 4 इंटीग्रेशन x स्क्वायर फ्रॉम 1 टू 2, और यहां से कितना मिल जाएगा, x क्यूब माइनस लोअर लिमिट माइनस 1, और ये हमारे पास dx है, तो 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2, दिस इज x टू द पावर 5 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 x टू द पावर 6 बाय 6 माइनस x टू द पावर 3 बाय 3, लिमिट फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है। ये 4 आ गया, 2 टू द पावर 6 कितना हो गया, 64, 64 माइनस 1 कितना हो गया, 63, 63 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, ये लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 टू द पावर 3 8 और 1 टू द पावर 3 1, तो 8 माइनस 1 कितना, 7, 7 अपॉन 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 63 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विथ 4, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39 इंटू 4 बाय 6, ठीक है, सॉरी 49 इंटू 4 बाय 6, तो ये आ जाएगा आपका 98 बाय 3, एज एक्सपेक्टेड द आंसर इज 98 बाय 3, जो कि हमको फर्स्ट पार्ट से भी मिल रहा था। इसका मतलब है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप निकालना है तो मैं कर्व निकाल के उसका सरफेस इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं, दोनों से ही मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा।